अध्याय 1944 आरोही बादल तलवार मंडप में पहुंचना। अन्य लोग झांग हुआन की पहचान नहीं जानते होंगे, लेकिन काओ चेंगली ने डैन शियाओटियन को अपनी आंखों से उन्हें शिक्षक के रूप में संबोधित करते देखा था। एक ही दिन में, भले ही उसने इसे अपनी आंखों से होते देखा था, फिर भी उसे विश्वास करना मुश्किल था। अगर वह ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह रैंकों के माध्यम से ऊपर चढ़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा, उसके लगभग सभी अधीनस्थ मारे गए थे, और वह वर्तमान में शहर के बीच में ही था। इस दर पर, यह संभावना थी कि शहर छोड़ने से पहले ही उग्र भीड़ द्वारा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाएगा। आखिरकार, उसने पर्वत श्रृंखला पर हावी होने के बाद के वर्षों में काफी बुरे काम किए थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे जिंदा त्वचा देने से ज्यादा खुश होंगे। आप मेरे अधीनस्थ बनना चाहते हैं? झांग हुआ ने मुंह फेर लिया। क्या आपको लगता है कि मैं आपको अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करूंगा? मेरा सुझाव है कि आप उस हास्यास्पद विचार को छोड़ दें। काओ चेंगली को इतने लंबे समय तक बख्शने का एकमात्र कारण यह था कि बाद वाला जू चेन की चाल का खुलासा कर सके। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो वह एक डाकू को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जहमत क्यों उठाए, जिसने अपने जीवन में इतनी बुराई की थी? क्या मैं तुम्हें किसी तरह के पवित्र संत की तरह दिखता हूँ? मास्टर, मैं यहाँ तब तक घुटने टेकूंगा जब तक आप मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। काओ चेंगली ने दृढ़ता से जोर दिया। जब तक तुम मरोगे तब तक यहाँ घुटने टेको। झांग शुआन ने ठंड से अपना हाथ हिलाया। मालिक, काओ चेंगली ने नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी उसे इतनी सपाट तरीके से खारिज कर देगी। उसके चेहरे पर एक उदास नजर के साथ, वह चिल्लाया, ऐसा नहीं है कि मैं एक डाकू बनना चाहता था। मेरे पास इस ओर मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं एक दयालु व्यापारी हुआ करता था, लेकिन एक समय था जब मैंने खुद को मूर्खता से पी लिया था, और मेरी पत्नी ने मुझे घर लौटने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए, मुझे बाहर गाड़ी में सोना पड़ा, लेकिन यह इतना ठंडा था कि मैं इसके बजाय पास के वेश्यालय में एक कमरा लेने के लिए मजबूर किया गया। अंत में, मेरे नशे के कारण, मैंने एक साथ 7 महिलाओं को फोन किया, और यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उसके बाद, पर्याप्त। अपनी सिसकने की कहानी से हमें जीतने की कोशिश करना बंद करो। मेरा शिक्षक एक ईमानदार व्यक्ति है जो आप जैसे दुष्टों से घृणा करता है। आपको अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करना केवल उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। हाथापाई, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा। डैन शियाओटियन उग्र रूप से चिल्लाया। काओ चेंगली मेरे शिक्षक को कौन मानता है? कृपया माई बॉक्सन ओवेल पर पढ़ें। कॉम। मेरे शिक्षक लालची हो सकते हैं, लेकिन वह अभी भी आकाश में एक अजगर है, बादलों में एक आकृति है जो दुनिया भर में टावर है। मेरे शिक्षक की प्रतिष्ठा तभी धूमिल होगी जब वह आप जैसे डाकू को अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर लेगा। भले ही मेरे शिक्षक इसके लिए सहमत हो, मैं कभी नहीं मानूंगा। इसके अलावा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक सिसकने वाली कहानी कह रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि आप इसके बजाय शेखी बघार रहे हैं? यह देखकर कि डैन शियाओटियन किसी भी क्षण उस पर एक चाल चलने के लिए तैयार था, काओ चेंगली का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि, वह जानता था कि अगर वह झांग शुआन के अधीनस्थ नहीं बने तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और अपना तुरुप का पत्ता पेश किया। मालिक, यदि आप मुझे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे मुझे अलग कर देंगे। चूंकि मैं वैसे भी मरने जा रहा हूँ, मैं इसके बजाय वह सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है। वर्षों से, मैंने केवल धनी व्यापारियों से ही लूटना चुना है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को काफी धन बचाने में कामयाब रहा हूँ। इस भंडारण की अंगूठी में 10 मूल अमर गोलियां हैं, और वे मेरे पूरे भाग्य हैं। मैं उन सभी को आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ, मास्टर। यह मत सोचो कि तुम मेरे शिक्षक को इससे रिश्वत दे सकते हो। वो ऐसी छिछली चालों के झांसे में नहीं आएगा। डैन शियाओटियन ने ठंड से थूक दिया। लेकिन जैसे ही वह काओ चेंगली को दूर धकेलने वाला था, उसका पीला सामना करने वाला शिक्षक अचानक उसके समर्थन से मुक्त हो गया और सीधा खड़ा हो गया। किसी तरह की जादू की चाल की तरह, काओ चेंगली के हाथ से भंडारण की अंगूठी अचानक गायब हो गई और उसके शिक्षक के हाथ में दिखाई दी। झांग जुआन ने स्टोरेज रिंग पर लगे सोल इम्प्रिंट को जल्दी से मिटा दिया और अंदर की सामग्री पर एक नजर डाली। एक क्षण बाद, उन्होंने संतोष में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करूंगा। मेरे साथ आओ। प्रत्येक एकल मूल अमर गोली की कीमत 100,000 ईथर सिक्के हैं। उनमें से 10 की कीमत 1,000,000 ईथर सिक्के होंगे। इसके अलावा, वे सभी एक भंडारण रिंग में संग्रहीत किए गए थे,
जिसकी कीमत बहुत कम से कम 500,000 ईथर सिक्कों की एक बड़ी राशि थी। किसने सोचा होगा कि इस डाकू के पास वास्तव में इतनी दौलत थी। इतने पैसे के साथ वह सिर्फ एक बार अपवाद बना सकता था और काओ चेंगली को अपने अधीनस्थ के रूप में ले सकता था। शिक्षक डैन शियाओटियन दंग रह गए। क्या यह आदमी सच में मेरा गुरु है? यदि हाँ, तो मैं उसे इसी क्षण इतना लज्जित क्यों पाता हूँ? एक व्यक्ति जो उसे 1 घंटे के भीतर 2 साधना क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकता है और चिकित्सा और तलवारबाजी दोनों में असाधारण कौशल रखता है। उसे एक दिव्य व्यक्ति होना चाहिए था जो भौतिक संपत्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। सिर्फ 1-2 गोलियों से उसे कैसे लिया जा सकता है? उसकी निचली रेखा कहाँ है? एक विशेषज्ञ के रूप में उसकी गरिमा कहाँ है? डैन शियाओटियन के पास बहुत सी चीजें नहीं थी जो वह अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए उस स्थान पर एक अंतिम नजर डालने के बाद जिसमें वह बड़ा हुआ था, वह एल्डरी के साथ शहर लॉर्ड मैनर में लौट आया, झांग हुआन और काओ चेंगली। शुरू में घोड़े और गाड़ी ने भी साथ आने की जिद की थी। पीछे छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह देखते हुए कि उनकी धमकियों को आसानी से दूर कर दिया गया था जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे, उन्होंने अंततः हार मान ली और साथ रहने के लिए जंगल में चले गए। यह देखते हुए कि झांग हुआन और अन्य लोग एक हवाई जानवर को आरोही बादल तलवार मंडप में ले जाने वाले थे, उनके लिए घोड़े और गाड़ी को अपने साथ ले जाना वास्तव में असुविधाजनक होगा। सुकिन के लिए यह बिना कहे चला गया कि सब कुछ उजागर होने के बाद एक शिष्य के रूप में उसका स्थान रद्द कर दिया गया था। यह सौभाग्य की बात थी कि उसने अतीत में बहुत अधिक बुरे काम नहीं किए थे, इसलिए उस पर कोई दंड नहीं आया था। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के साथ वह सिटी लॉर्ड मैनर की सुरक्षा खो देगी। उसका जीवन शायद अब से बहुत आसान नहीं होगा। यह देखकर डैन शियाओटियन ने भी जुकिन के साथ स्कोर तय करने में रुचि खो दी। अतीत में जो कुछ भी हुआ था, उसका पीछा करने के बजाय उसे अपने आगे के जीवन में अधिक दिलचस्पी थी। चलिए चलते हैं। सभी तैयारियों के साथ विशाल हवाई जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और झांग हुआन और अन्य को जुआनजियांग शहर से दूर ले गए। बहुत पहले वे पहले से ही आरोही बादल तलवार मंडप के रास्ते में थे। हमारे संप्रदाय तक पहुंचने में लगभग 10 दिन की उड़ान लगेगी, एल्डर लुयू ने उन्हें बताया। वे जिस हवाई जानवर पर सवार थे, वह प्राचीन ऋषि 4 डैन डायमेंशन शटरक क्षेत्र में था। अपनी ताकत के साथ यह अजूर में भारी जगह के बावजूद आसानी से कई लाख ही को कवर कर सकता है। फिर भी उनके लिए अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 10 दिनों की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था कि आरोही बादल तलवार मंडप वास्तव में बहुत दूर था। इसकी नज़र से यह संभावना थी कि मास्टर शिक्षक की तुलना में छोड़े गए महाद्वीप का आकार और भी बड़ा था। महाद्वीप एक आंतरिक शिष्य के रूप में डैन शियाओटियन की सम्मानित स्थिति के कारण उन्हें उड़ान में एक निजी कमरा आवंटित किया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे झांग हुआन और अन्य लोगों के साथ साझा किया। उड़ान के दौरान झांग हुआन ने काओ चेंगली से प्राप्त 2 मूल अमर गोलियां निगल ली और अपनी पूरी ताकत पर लौटने में कामयाब रहे। उन्होंने पारे जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बार बार अपनी साधना को सुदृढ़ करना सुनिश्चित किया, इस हद तक कि वे किसी भी क्षण सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार थे। हालांकि चूंकि उसके पास अभी भी कोई उपयुक्त साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए वह केवल कुछ समय के लिए खुद को रोक सकता था। कई दिनों के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद, जबकि वह पहले ही महसूस कर चुका था, वह अंततः यह पुष्टि करने में सक्षम था कि अजूर में समय प्रवाह वास्तव में मास्टर शिक्षक महाद्वीप से अलग था। इसे अनुपात में रखने के लिए यह 1:10 था। दूसरे शब्दों में, अजूर में एक दिन मास्टर शिक्षक महाद्वीप में 10 दिनों के बीतने के बराबर होगा। तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर दसियों हजार साल अजूर में बस कई हजार साल के बराबर हैं। यह उस समय के अनुरूप था जब पहली बार ईथर हॉल की भी स्थापना की गई थी। अजूर में समय और स्थान के दबाव के परिणामस्वरूप वहां काश्तकारों का जीवन काल भी काफी कम हो गया था। मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर संत साधक 1000 साल तक जीवित रह सकते थे, लेकिन यहाँ उनके लिए 100 साल की सीमा थी। इसी तरह प्राचीन ऋषि काश्तकारों का यहाँ केवल 100 वर्ष से थोड़ा अधिक का जीवन काल था। एल्डर लुयून जैसे छद्मामरों के लिए उनका जीवन काल भी केवल 300 वर्ष था। यही कारण हो सकता है कि उनमें से बहुत से लोग मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में उतरना चाहते थे, भले ही इसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। अगले कुछ दिनों में अपनी खुद की खेती पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा झांग जुआन ने कुछ समय डैन शियाओटियन और काओ चेंगली को संकेत देने में भी बिताया। जहां तक ही का सवाल है, अपनी उन्नत उम्र और भारी कमियों के कारण जो उन्होंने वर्षों से झेले थे, उन्हें स्वस्थ होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। इस प्रकार
कुछ समय के लिए खेती करना उसके लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसे ही 10 दिन एक झटके में बीत गए। जैसे ही सुबह का सूरज क्षितिज से निकला, भीड़ ने देखा कि उनके सामने एक विशाल पर्वत द्वार है। यह लगभग 10,000 मीटर लंबा और कई हजार मीटर चौड़ा था। अपने हॉकिंग आकार के कारण गेट का शीर्ष बादलों के बीच छिपा हुआ था। इसने झांग शुआन को स्वर्ग के दक्षिणी द्वार की याद दिला दी। फाटक के बिल्कुल बीच में एक विशाल तलवार थी जो कंक्रीट के छेद से जमीन में धंसी हुई थी। करीब आने से पहले ही वे इससे पहले ही एक अविश्वसनीय तलवार के इरादे को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष को भी चकनाचूर करने की ताकत रखता है, और यह जो दबाव डालता है वह आसानी से किसी भी किसान को गतिहीन कर सकता है। कितना दुर्जेय! झांग हुआन चकित रह गया। जैसा कि अजूर के 6 संप्रदायों में से एक से अपेक्षित था, मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर इस विशाल द्वार और तलवार का निर्माण करने का कोई रास्ता नहीं था। एक दुर्जेय तलवार का इरादा जो उस तलवार की किसी भी क्विंटेंस से भी अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने पहले बड़े पैमाने पर तलवार से स्पंदित किया था। यदि वह किसी ऐसे विशेषज्ञ से मिलता जिसने इस तलवार के इरादे से तलवार चलाने का अभ्यास किया, तो वह भी आसानी से पराजित हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि 6 संप्रदाय वास्तव में भयानक शक्तियां थे। जिज्ञासा से बाहर, झांग जुबान ने अपनी आई ऑफ इनसाइट को सक्रिय किया और विशाल तलवार को करीब से देखा। वह बड़े पैमाने पर ठोस तलवार की गहराई में छिपी एक भ्रामक तलवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह संभवतः विशाल ठोस तलवार में एकत्रित तलवार के इरादे की भारी मात्रा का भौतिक प्रकटीकरण था। उनके आश्चर्य के लिए, तलवार के इरादे के पीछे की अवधारणा स्वर्ग की पद तलवार कला के समान थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तर का कुछ था। झांग शुआन के मानकों से भी यह गहरा और पारलौकिक लगा। बस इसे देखकर और समझकर झांग शुआन तलवारबाजी की जड़ की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम था। जबकि उनके लिए तलवार के इरादे को केवल एक नज़र से समझना असंभव था, समान अवधारणा के कारण उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके पास पर्याप्त समय होगा, वह इस तलवार के इरादे को अपने स्वर्ग के पद तलवार में डालने में सक्षम होंगे। कला इस प्रकार अपनी तलवारबाजी को दूसरे स्तर तक बढ़ा रही है। आरोही बादल तलवार मंडप ठीक आगे है। यह तलवार हमारे संस्थापक द्वारा छोड़ी गई थी। यह तलवारबाजी की उनकी समझ और उनके द्वारा समझी गई तलवार की मंशा का उपयोग करता है। आज भी उनकी उपलब्धियां तलवार चलाने वालों की पीढ़ियों को विस्मित करती हैं। एल्डर लू यून ने कहा कि उसने विशाल द्वार और उसकी आंखों में प्रशंसा के साथ तलवार को देखा। डेन शियाओटियन का शरीर भी थोड़ा सख्त हो गया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं। यहाँ तक उन दिनों में भी जब वह अकेले अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, समय समय पर वह दुनिया में सबसे अच्छी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए एक दिन आरोही बादल तलवार मंडप का दौरा करने का सपना देखता था। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हवाई जानवर के फाटक से उड़ान भरने में अभी कुछ समय था, इसलिए एल्डर लू यून ने डेन शियाओटिन, झांग हुआन और अन्य लोगों की ओर रुख किया और कहा, इससे पहले कि हम संप्रदाय में प्रवेश करें, मैं आपको पहले नियमों के बारे में सूचित करना चाहूंगा। हमारा पंथ आरोही बादल तलवार मंडप के शिष्यों को मुख्य रूप से 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पुरुष शिष्य, बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और मुख्य शिष्य। जबकि संप्रदाय के भीतर आंतरिक शिष्यों का पहले से ही अत्यधिक सम्मान किया जाता है, मूल शिष्यों की स्थिति इससे कहीं अधिक है। मूल शिष्य डेन शियाओटियन की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। सही बात है। ईमानदार होने के लिए आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्य के रूप में आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आप अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने या खेती करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपना समय आवंटित कर सकते हैं। यदि आपको अध्ययन के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता है, तो आप आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय में पुस्तकों को ब्राउज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे मदद की गुहार लगा सकते हैं। बेशक, अधिकांश संसाधन मुफ्त नहीं आते हैं। आपको तलवार मंडप के सिक्कों से भुगतान करना होगा, एल्डर लू यून ने कहा। तलवार मंडप के सिक्के, झांग हुआ ने अपनी आवाज में हताशा के संकेत के साथ चुपचाप दोहराया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आरोही बादल तलवार मंडप के भीतर एक और मुद्रा का इस्तेमाल किया जाएगा, और उन्हें लग रहा था कि निकट भविष्य में इसे अर्जित करने के लिए उन्हें काफी प्रयास करना होगा। वास्तव में ऐसा लगा कि वह इस दर पर कभी भी मौद्रिक समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे। तलवार मंडप सिक्का एक आभासी मुद्रा है जिसका उपयोग केवल आरोही तलवार मंडप के भीतर किया जा सकता है। इसका उपयोग आपको जो कुछ भी चाहिए उसे खरीदने के लिए किया जा सकता है, चाहे वह गोलियां, हथियार, साधना तकनीक या यहाँ तक बड़ों से सबक भी हो।
हालांकि उन्हें कमाना काफी परेशानी भरा हो सकता है। आपको या तो द्वंद्व युद्ध में भाग लेना है, मिशन पूरा करना है, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देना है, या दूसरों को उनकी साधना में मार्गदर्शन करना है। किसी भी मामले में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह जाननी है कि संप्रदाय के भीतर हर चीज के लिए तलवार मंडप के सिक्कों की आवश्यकता होती है। उनके बिना आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि आप पर्याप्त तलवार मंडप सिक्के अर्जित करने में सक्षम हैं, तो आप खेती के संसाधनों की अंतहीन आपूर्ति का दावा करने में सक्षम होंगे। स्वाभाविक रूप से आप किसी से भी तेजी से अपनी साधना को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। एल्डर लुयून ने समझाया। डेन शियाओटियन भी थोड़ा हैरान थे। उसने जो कल्पना की थी उससे चीजें थोड़ी अलग थीं। उन्होंने आरोही बादल तलवार मंडप की कल्पना एक पारलौकिक संप्रदाय के रूप में की थी जहां भौतिक आवश्यकताएं गौण चिंता का विषय होंगी। हर कोई साधना और तलवारबाजी की गहराई की खोज में पूरी तरह से डूब जाएगा। उनकी उम्मीदों के विपरीत वहां काफी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लग रही थी। एक क्षण रुको, एल्डर लू। आपने पहले उल्लेख किया था कि तलवार मंडप सिक्के एक आभासी मुद्रा है। क्या इसका मतलब यह है कि आरोही बादल तलवार मंडप का अपना ईथर हॉल है? झांग हुआन ने पूछा। आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। हमारा अपना निजी ईथर हॉल है जिसमें शिष्य पहुंच सकते हैं। वहां के अन्य ईथर हॉल के समान यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारे शिष्य आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अंतर केवल इतना होगा कि हमारा ईथर हॉल आंतरिक रूप से हमारे अपने लोगों द्वारा नियंत्रित होता है और इसकी अपनी मुद्रा और प्रणाली होती है। यह वहां मौजूद अन्य ईथर हॉल से स्वतंत्र है, एल्डर लुयून ने उत्तर दिया। झांग हुआ ने एहसास में सिर हिलाया। अपनी पिछली दुनिया से एक सादृश्य का उपयोग करने के लिए आरोही बादल तलवार मंडप के भीतर ईथर हॉल एक पीसी कैफे में एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तरह था। केवल पीसी कैफे से संबंधित उपकरणों पर ही इस अलग थलग नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, हमारे अपने ईथर हॉल में खेती का मानक स्तर भी अलग है। हमारे ईथर हॉल में केवल आंतरिक शिष्यों और उससे ऊपर के शिष्यों तक ही पहुंचा जा सकता है। इसलिए ईथर हॉल के अंदर खेती का मानक स्तर संत एक दान नहीं बल्कि प्राचीन ऋषि एक दान है, एल्डलुयून ने कहा। स्टारलाइट सिटी में ईथर हॉल में प्रवेश करने वालों के लिए, चाहे वे बाहर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका साधना क्षेत्र संत एक दान तक सिमट कर रह जाएगा। हालांकि यहाँ यह अलग था। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या कमजोर क्यों न हो, उनकी साधना ईथर हॉल के भीतर प्राचीन ऋषि एक दान में स्थापित की जाएगी। यह समझ में आता है क्योंकि बहुत अधिक दुर्जय तलवारबाजी को निष्पादित नहीं किया जा सकता है यदि किसी की ताकत केवल संत एक पर ही सीमित है, दान। यह द्वंद्व युद्ध की अंगूठी को भी अर्थहीन बना देगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ काफी समान है। आप अपनी पहचान छिपाने में सक्षम हैं और अपनी उपस्थिति भी बदल सकते हैं, जैसे कि दूसरे यह नहीं बता पाएंगे कि आप कौन हैं और इसके विपरीत डॉट डॉट। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह एक बुजुर्ग या संप्रदाय भी हो सकता है, नेता खुद। इस प्रकार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ईथर हॉल के भीतर दुस्साहसिक कार्य न करें। जबकि हमारे बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता प्रतिशोधी लोग नहीं हैं, फिर भी यदि आप अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आप काफी परेशानी में पड़ सकते हैं, एल्डर लुयून ने गंभीरता से चेतावनी दी। बड़े संप्रदाय के नेता, उद्धरण चिन्ह। उस स्पष्टीकरण को सुनकर झांग जुआ न केवल घबराया हुआ था बल्कि उसकी आंखें भी उत्तेजना से चमक उठी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था, अगर मैं किसी बुजुर्ग या संप्रदाय के नेता को पीटता हूँ